जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग सीटेट की महामैराथन क्लास में 3 विषयों के शिक्षण पढ़ेंगे, जहां पर पर्यावरण शिक्षण, हिंदी शिक्षण और गणित शिक्षण। इन तीनों प्रश्नों की जो सीरीज है उसकी जो व्याख्या है वह एनसीईआरटी पैटर्न पर होगी। प्रश्न तो आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न से जो महत्वपूर्ण है वो उसकी व्याख्या होती है, और व्याख्या के लिए आप ए लर्निंग विद दुर्गेश की क्लास ज्वाइन करते हैं। प्रश्न कितना सही है ये माने रखता है उससे ज़्यादा कि प्रश्न क्यों सही है। तो आइए हम लोग मिलकर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इन सभी क्लासों की जो सीरीज है उसे तैयार करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक एक करके हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण शिक्षण को पढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षण खत्म होने के बाद उसके बाद गणित शिक्षण, फिर हिंदी शिक्षण, 3 विषयों के महत्वपूर्ण शिक्षण की सीरीज को पढ़ेंगे। तो आज जो भी साथी लाइव है फटाफट कमेंट करके अपनी प्रेजेंट की उपस्थिति दर्ज करा दे कि हाँ कौन कौन लाइव क्लास को देख रहा है। और इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं और लाइव भी देख सकते हैं, जब चाहे जितनी बार चाहे आप क्लास को देख सकते हैं। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है। ये क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश की जौनपुर जनपद से चलती है, उत्तर प्रदेश के, और ये क्लास प्रतिदिन आप लोग इसी टाइम पर लाइव देख पाएंगे। ठीक, तो बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो लोग लाइव होंगे सभी को एकदम साफ साफ नजर आ रहा होगा। पहला जो प्रश्न है वो कहाँ से है, वो है पर्यावरण से। जी हाँ, सभी लोग लाइव देखते रहें। यहाँ पर है कि पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम ईवीएस कहते हैं, सीटेट में एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सीटेट का पूछा प्रश्न है, और यहाँ पर दिया है कि पर्यावरण अध्ययन। तो आप पर्यावरण अध्ययन की जो अंग्रेजी होती है वही ईवीएस का फुल फॉर्म होता है। एक प्रश्न आपका सीटेट से यहाँ तैयार हो गया। एक शिक्षिका, शिक्षिका इसमें से कोई भी हो सकती है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है शिक्षिका। वायु प्रकरण, क्या वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं या बताना चाहती हैं कि वायु में भार होता है। क्या बताना चाहती हैं कि जो वायु होता है उस वायु में भार होता है और वह जगह घेरता है। कल मैंने इस टाइप के प्रश्न का एग्जाम्पल देकर मैंने पढ़ाया था। फिर उन उन उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 गतिविधियां सुलझाते हैं। उसके जो सहयोगी हैं इस उद्देश्य को निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुलझाते हैं। आप इन चारों गतिविधियों को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प बताएं। अब हमें ये देखना है कि सबसे सही उत्तर सबसे पहले कौन देखता है। तो जो लोग इस वीडियो को जोड़ रहे हैं, सबसे पहला काम लाइक करें और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें। चलिए, अब हम लोग भी एक एक करके प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, कह रहा है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेले। जी हाँ, जैसे हमने यहाँ पे बीकर में पानी ले लिया, क्या किया, इसमें बीकर में पानी ले लिया। अब जैसे यहाँ पे कोई ग्लास ले ले और इस ग्लास में क्या करें हम लोग, इस ग्लास में एक छोटा सा कागज टुकड़ा डाल दे और फिर इस ग्लास को पलट दिया जाए। क्या किया जाए, इस ग्लास को पलट दिया जाए और फिर इसको पानी में डाला जाए, और डालने के बाद जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर जो यहाँ कागज का टुकड़ा था क्या वो भीगा रहेगा? नहीं भीगा रहेगा। इसका मतलब कि जब हम गिलास को उल्टा कर देते हैं, इस गिलास में वायु भरी रहती है, और जब हम पानी के अंदर इस गिलास को डाल देते हैं, जब हम ग्लास के अंदर पानी के अंदर इस गिलास को डाल देते हैं तो वहाँ पे ये कपड़ा जो होता है, ये सूखा रुमाल जो होता है, हवा की वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता, बीकर में घुस जाता है। इस प्रकार यह उत्तर आपका सही हो गया। आगे देखते हैं, स्ट्रा के माध्यम जूस खींचना। तो देखिए, स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना यहाँ पर नहीं होगा। फिर कह रहा है गुब्बारे में हवा, देखिए गुब्बारे में हवा भरना ये वायु में भार होता है, यहाँ पर यह बात नहीं सिद्ध होता कि हवा में क्या होता है, भार होता है। यहाँ पर क्या होता है, यह बात सिद्ध नहीं हो पाती। आगे देखेंगे, 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांधे और साम्य अवस्था में ले जाए। मतलब जैसे एक यहाँ पे छड़ लें, फिर इसे 2 बड़े गुब्बारे लें, उन्हें क्या करें, साम्य अवस्था में बांध दें, मतलब बड़ा गुब्बारा ले बराबर आकार का, उसमें से एक गुब्बारा फोड़ दें, एक तरफ लटक जाएगा, जिससे सिद्ध होता है कि हवा में क्या होता है, भार होता है। तो जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा, 1 और 4। मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 और 4 दिया है, उन सभी के प्रश्नों के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। अब बिना देरी किए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी से निवेदन है कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दे। इतनी महान कृपा आप सभी लोग कर ले। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सुनाई भी मेरी बात दे रही होगी। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। एक जो विज्ञान के शिक्षिका है वो श्वसन प्रकरण पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? श्वसन प्रकरण पढ़ाती हैं। और जब श्वसन प्रकरण पढ़ाते समय बाद
परीक्षा का आयोजन करती हैं। पहले क्या पढ़ाती हैं? श्वसन प्रकरण, उसके बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं। और जो परीक्षा का आयोजन करती हैं और ये देखती हैं कि अधिकांश बच्चे श्वास और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाते। ऐसा किस लिए होता है? जो साथी वे इलर्निंग विद दुर्गेश पर वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट करके इस दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दें। और आपसे निवेदन है कि अभी लोग आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सभी लोग जो भी साथी इलर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। देखिए, आपको उत्तर जरूर देना चाहिए, गलत हो या सही हो, आप सभी को जवाब जरूर देना चाहिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके अपना जवाब दें। एक बार गलती होगी, लेकिन परीक्षा में गलती नहीं करनी, इसलिए सभी लोग फटाफट जवाब दें। यहां पर क्या होगा? देखिए, यहां पर शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। देखिए, अनुशासनहीनता कक्षा में रहनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे गलत है। आपको पता होना चाहिए कक्षा जो है वह अनुशासित नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, ये भी हो सकता है। यह वह उनकी कक्षा देव का जरूरी नहीं है कि कक्षा देगा, कह रहे हैं तभी उनको समझ में आए, नहीं तो न समझ में आए। अब आगे देखते हैं, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकी, यह इसका सबसे सही आंसर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया है, उन सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरीके से सही है, माने ए वाले राइट आंसर है, ए वाले सही जवाब है। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो क्लास की शिक्षिका है नर है, इसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आप लोग जानते रहिएगा कि दिए गए जो प्रश्न का उपयुक्त विकल्प होगा ए होगा। जैसे मैं जब तथ्यों को पढ़ाता हूँ, मैं व्याख्या ज़्यादा करता हूँ, मैं व्याख्या करने पर बल देता हूँ। पता क्यों? क्योंकि व्याख्या ही, क्योंकि ये प्रश्न तो आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के आधार पर, लेकिन आपको विकल्प से ज़्यादा तथ्य को समझना होगा। क्योंकि जब परीक्षा हाल में बैठेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो आपको अगर तरीका पता है विकल्प को पकड़ने का तभी कर पाएंगे, नहीं तो सीटेट का चारों विकल्प लगता है सही है, लेकिन आपको किसी एक विकल्प का ही चयन करना पड़ता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको शायद दिख रहा होगा, और ये इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यह इलर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 4 प्रक्रम में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और दूसरी बात है आप वीडियो को शेयर जरूर करें। विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद सभी मित्रों को सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेहनत का जो प्रतिफल है वो पहुंच सके। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, और यकीनन आप इलर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े तो सीटेट आराम से पास हो जाएंगे बिना किसी डर के। एक बार अगर पूरी क्लास आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ये पता हो जाएगा आप इस प्लेटफॉर्म से कितना बेहतर रंग से क्वालिफाई होंगे। आइए मैं यहाँ पे बताऊँ, सभी लोग अपना फटाफट कमेंट करें। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, देखिए कुछ लोग ए भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले अवसादन होगा। ये अवसादन क्या होता है पता है? मतलब जैसे यहाँ पर अगर हमने रेत को यहाँ पे पानी में मिला के रख दिया, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? जैसे हमारा ये पानी है मान लीजिए, तो ये पहले अवसादन होता है, माने जो भारी अवयव हैं वो क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक चलनी में लेकर हाथ में लेकर जब बालू कण को हिलाते हैं तो बड़े कंकड़ ऊपर आ जाते हैं, छोटे कंकड़ नीचे चले जाते हैं। फिर निस्तारण करना, फिर क्या करेंगे? निस्तारण करेंगे। निस्तारण का मतलब क्या होता है? बिना हिलाए जल के उड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? निस्तारण करना। ठीक, फिर आगे है निस्यंदन, लिखते चलेगा। निस्यंदन माने छानना या फिल्टर करना, इसको कहते हैं छानना या फिल्टर करना, लिख लीजिएगा, इसको छानना या फिल्टर करना कहते हैं। फिर होता है वाष्पन, माने इसमें क्या होता है? रेत और नमक में से वाष्पन की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, माने लास्ट में उड़ जाएगा। अगर आपको ये बात याद है कि रात लास्ट में अगर हम उड़ा के और ऊपर जमा लेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? वाष्पन। एक बात अगर आपने अगर पकड़ा होता वाष्पन से, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से सही कर पाते। और सीटेट में अगर आपने पूरी क्लास पढ़ा है तो सीटेट आराम से पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से सीटेट कोई फेल नहीं होता। इसका यही कारण है कि मैं तथ्यों को पूर्ण रूपेण व्याख्या करता हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लास बेशक लंबी हो, लेकिन सिलेक्शन वाली क्लास हो, टाइम पास वाली क्लास ना हो।
अवसादन मतलब क्या होता है कि भारी अवयव का नीचे बैठ जाना, जो भारी पदार्थ होते हैं उनका नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। निस्तारण किसे कहते हैं? बिना हिलाए जल को उड़ेलने की प्रक्रिया, मतलब अलग अलग करना। निस्पंदन क्या होता है? फिल्ट्रेशन, छानना या फिल्टर करना। वाष्पन, जल के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने चारों को बता दिया, इनकी व्याख्या सबसे ज्यादा जरूरी होती है। प्रश्न तो कोई बता देगा, इसका ये उत्तर है। हाँ, ये एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में है, यह भी एनसीईआरटी में। जैसे 3R, यह भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में 3R का है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। रेखा की मां रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। एकदम आराम से बताइएगा, एकदम सरल प्रश्न है और ये एनसीईआरटी में है। यह प्रश्न कहाँ पर? एनसीईआरटी में, क्लास 4th में, क्लास 4th की आसपास। अच्छा, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो प्राइमरी में एनसीईआरटी किताबें चलती हैं उनका नाम क्या होगा। ये केबीएस में ये पूछा गया है, केबीएस में से पूछा जाता है, शायद आपको पता होना चाहिए। केबीएस के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है कि एनसीईआरटी की जो किताबें प्राइमरी में चलती हैं पर्यावरण की, उनका नाम क्या है। तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। भैया सभी लोग फटाफट कमेंट करो, कमेंट करके जवाब दो। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको सिलेक्शन तक ले जाना, और उसमें आप लोग को भी अपना बेस्ट देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन के लिए पढ़े तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, अन्य लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, आसपास के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर पानी को रंगहीत करना, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है कि पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करना, फिटकरी से रोगाणु खत्म नहीं होते, इसलिए ये भी गलत। फिर कह रहा है कठोर जल को मृदुल जल में परिवर्तित करना, तो यहां कठोर जल को मृदुल जल में, ठीक है, यहां परिवर्तन करना भी नहीं होगा, मतलब यहां पर यह भी गलत। यहां पर देखिए क्या होगा कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, यहां पर क्या होगा, फिटकरी से पानी में जो अशुद्धियां होती हैं, घुली अशुद्धियां, वो क्या होती हैं, नीचे उनका अवसादन हो जाता है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, उनका क्या हो जाता है, अवसादन। माने जो छोटे मोटे हल्के जो पानी में अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाता है, जिसे अवसादन कहते हैं। मैंने ऊपर पढ़ाया था, ये शब्द माने रखता है, एनसीईआरटी की शब्दावली है और सीटेट में शब्दावली क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा, फिर यहां पर विकल्प में कठोर जल मृदुल जल में परिवर्तित करना, तो इससे उबाला जाता है। देखिए कठोर जल को मृदुल जल में बदलने के लिए उबालना पड़ता है, यहां पे लिख लीजिए, यहां पे उबालना पड़ता है, फिटकरी से नहीं होता। ये कठोर जल को मृदुल जल में बनाने के लिए उबाला जाता है, या इसमें चूना मिला देते हैं। इसमें क्या करते हैं, चूना मिला देते हैं। किसमें? चूना। तो चूना मिलाने की बात करता हूं तो इसको उबालना कहता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करते हैं। जो रोगाणु को खत्म करना होता है इसके लिए क्लोरीन की गोली यूज करते हैं। किसकी? क्लोरीन की। तो मैंने तीनों विकल्प को आपको स्पष्ट कर दिया कि पानी में रोगाणु को खत्म करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, कठोर जल को मृदुल जल में बदलने के लिए चूना का यूज करते हैं, या तो पानी को उबाल देते हैं। लेकिन हल्के निलंबित जो अपद्रव को अवसादित करने के लिए, अवसादन करने के लिए उसमें फिटकरी मिलाई जाती है। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वह होगा बी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कठोर जल किसे कहते हैं? सभी लोग फटाफट बताइएगा, कठोर जल किसे कहते हैं? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं, यह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हाँ, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यह भी मैंने पढ़ाया है। यहां पर एक प्रश्न आया है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो किस चीजों से भरपूर हो। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अनुप जी ने सही बताया, D2O को भारी जल कहते हैं। D2O को भारी जल कहते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, D2O को भारी जल कहते हैं। ठोस जल किसे कहते हैं? CO2 को ठोस जल कहते हैं। इसे ठोस जल कहते हैं, इसे भारी जल कहते हैं।
ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग को बताना है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट, देखिए कमेंट करके जब आप जवाब देते हैं ना तो आपकी धड़क खुलती है प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको कई बार बताया प्रोटीन, तो प्रोटीन से मसल्स का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन से मसल्स का निर्माण होता है। वसा से मोटापा, इससे क्या होता है? मोटापा। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा, विटामिन से रोग से लड़ने की शक्ति। ठीक है, तो यहां पर दिए गए जो प्रश्न का उपयुक्त जो विकल्प होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। ए दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप बिना हिचक के आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाते समय विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी, देखिए ध्यान से शब्दावली को जरूर पढ़ना चाहिए सीटेट का, के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। डेली क्लास के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। इसके बाद पर्यावरण शिक्षण के बाद आपकी गणित शिक्षण होगी, फिर हिंदी शिक्षण होगी, और साथ ही साथ आप सभी साथी सीडीपी क्लास, इस क्लास के खत्म होने के बाद सीडीपी क्लास चलेगी, उस क्लास के लिए भी आप लोग जुड़े रहिएगा। ये प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे से स्टार्ट होती है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। 8:30 बजे से सीडीपी की क्लास स्टार्ट होती है प्राइमरी और जूनियर के लिए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे, लाइक नहीं किया आप लोग वीडियो को शेयर कर दे, पैसा नहीं लगता। देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके बता रहा हूँ। मैं आप तो कहूँ, आप तो विकल्प की तरफ ही बढ़ूँ। हाँ, अच्छा, वसा से भी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी। चलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दिया है कि विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी कैसे होगी। क्या हो गया? यहाँ पे पूछा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी कैसे होगी। यहाँ पे जो शब्द पूछा गया है उस शब्द को भी हमें समझना पड़ेगा, उस शब्द को भी हमें जानना पड़ेगा। आइए इसमें भी हम आपको अन्य तथ्यों से परिचित, जैसे इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, यह प्राय आपने कॉन्वेंट स्कूल में देखा होगा। जी हाँ, तत्कालीन ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं को खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है कि खाद्य श्रृंखला को पढ़ाते समय कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे ज्यादा प्रभावी होगी? कह रहा है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को उदाहरण देकर बात कर, ये भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जीवों को प्ले कार्ड, ये बहुत ही मजेदार है। प्ले कार्ड को मैंने कल पढ़ाया था और समझाया भी था। विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। मतलब दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह सी यहाँ पे राइट आंसर है। माने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब सही है। और आप लोग अगर ऐसे प्रश्नों का जवाब देते रहेंगे यकीनन आप सीटेट के अच्छे दावेदार हैं, माने सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर क्लास में रहेंगे यकीनन सीटेट को पास करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप लोग को प्रश्न का जवाब देना चाहिए। जो लोग भी लाइव रहा करिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दिया करिए। पता है इससे क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा, जब प्रश्नों का जवाब देते हैं हम अपनी गलतियों का मूल्यांकन करते हैं, कितने कम समय हमने प्रश्न को पढ़ा और जवाब दिया। कुछ लोग कहते हैं ठीक है मैं अपने मन में सोच लिया उत्तर क्या है, मैं इसका जवाब नहीं लिखूंगा, लेकिन जब आप देते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि हम कितने कम समय में अपना उत्तर दिए। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके घर बैठे ऑनलाइन नोट्स, ऑनलाइन क्लास प्राप्त कर सकते हैं। बताइए क्या होगा कि मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? आपने प्राय देखा होगा कि एक्वेरियम में एक हवा वाला पंप होता क्यों? अनुजा जी, जी हाँ, उसी की वजह से काफी दिन से क्लासेस रुकी हुई हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट कर जवाब दें, दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें आप लोग। शिवानी जी आपने भी सही किया। आप लोग देखिए, आप लोग सभी लोग जवाब दिया करिए, चाहे गलत ही क्यों ना, गलत हो हम गोली थोड़ी मार देंगे, लेकिन हाँ आपका जो प्रश्न का देने का तरीका सलीका है वो बाहर आना चाहिए। यहां पे देखिए आप लोगों ने एकदम सही बताया है कि मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए जी नहीं,
पानी को साफ करने के लिए, जी नहीं। जलीय पौधों को अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करने के लिए, जी नहीं। पानी में अधिक से अधिक ऑक्सीजन घुल सके, पानी में क्या हो, अधिक से अधिक ऑक्सीजन घुल सके, क्या हो, जो पानी है उसमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन घुल सके, इसके लिए जो मछली घर होता है, एक्वेरियम होता है, उसमें हवा वाला पंप लगाते हैं। क्या करते हैं, हवा वाला पंप लगाते हैं। यह बात आप लोग को जानते रहना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मछलियां जो सांस कैसे लेती हैं, कैसे जीवित रहती हैं, ठीक है, यह बात भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आराम से पढ़िए, मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा। वीडियो के क्लास के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तब। बाकी आप लोग प्रश्न गिनती के लिए पढ़ना हो तो आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी तथ्यों को व्याख्या करके ही पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए 4 तरीके अपनाती है। 4 तरीके आप ध्यान से पढ़िए और आप प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके पास 30 सेकंड है। अब ये देखते हैं 30 सेकंड पढ़ने के बाद सबसे पहले प्रश्न का जवाब कौन देता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को लाइव देखना चाह रहे हैं। देखिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ा करिए और अपने मेहनत से पढ़ा करिए, यकीनन आप सफल जरूर होंगे। जिस हिसाब से आप लोग प्रश्न का जवाब देते हैं, मुझे इस बात का तो भरोसा हो गया, आपको सीटेट पास होने से कोई रोक नहीं सकता। और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, भगवान करे जल्दी से आप सीटेट भी क्वालिफाई हो और जल्दी सरकारी नौकरी करें। ठीक है, सहायक अध्यापक जल्दी से बने। इसलिए सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्दी फटाफट शेयर करिए। देखिए यहां पर क्या है, दिन में 2 बार ब्रश करें। जैसे दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मेरे दांत तो वैसे भी वाइट हैं, तो दिन में अगर 2 बार ब्रश करते हैं, सुबह शाम ब्रश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दांत साफ रहेंगे। फिर इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। भैया ब्रेसिज पहनने से इमलिन कम होने से दांत नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले। देखिए, मिठाई कम खाइए, चॉकलेट तो मैं खाता ही नहीं, कार्बन डाइयुक्त पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। ठीक, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उससे क्या होंगे, आपके दांत खराब होते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हर खाने के बाद, ये कुल्ला माने गुलाला करना, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ये भी सही है। माने 1 2 नहीं 1 3 और 4, यह इसका सही है। ये कहां पर है, ये आपको दूसरा, इसलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर दूसरा या 20 का राइट आंसर है। माने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर दूसरा बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा और आप लोग फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके बताइएगा। और जो दांत बाहर निकलने पे पहनते हैं उसे ब्रेसिज कहते हैं ना, ब्रेसिज कहते हैं। यहां पे ध्यान देखिएगा, नीचे दिए गए व्यय नारे का अध्ययन कीजिए और यक्ष में कौन सा जीव रखा जाएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। देखिए, प्रश्न का जवाब तो आपको देना चाहिए, चाहे गलत ही क्यों ना हो। यार इसका आसान तरीका है, एकदम हलवा। देखिए, ये कह रहा है जमीन, माने जमीन में रहने वाला जीव हो गया। अब पानी में, मतलब वह जीव जमीन में भी रह रहा हो और पानी में भी रह रहा हो और अंडा भी देता हो। माने कौन सा ऐसा जीव है जो, यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पे यक्ष नहीं रहा था, यहाँ पर यक्ष है। यहाँ पे कौन सा ऐसा जीव, यक्ष यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न पूरा हुआ, यहाँ पर यक्ष है। अब बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडा भी देता है, बताइए। तो कहेंगे मछली जमीन पर नहीं रहती, शार्क जमीन पर नहीं रहता, शार्क मीन ये भी नहीं रहता, मगरमच्छ जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडा भी देता है। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सबसे सही और उपयुक्त जो विकल्प होगा वह आपका क्या होगा, वह यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं है तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए भाई।
नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो आप ये मत कहिएगा सर मुझे नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये कह रहा है कि वह जो जमीन में भी रहता हो, वह पानी में भी रहता हो और अंडा भी देता हो। ठीक है, तो वह कौन सा जीव है? तो भाई मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल। चलिए, ये पर्यावरण का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग गणित शिक्षण पढ़ेंगे। जी हाँ, इसके बाद गणित शिक्षण पढ़ेंगे। इसके बाद गणित शिक्षण इसी में पढ़ेंगे, भागिएगा मत, इसी क्लास में आगे है। निम्नलिखित जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कौन सा ऐसा चीज है जो जीवों के अंदर भी मिलता है और पेड़ पौधों के अंदर भी मिलता है। जो लोग लाइव हैं वो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों के अंदर मिलती हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और डेली क्लास के लिए इसके बाद सीडीपी क्लास होगी, उसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। यहां पर क्या होगा आपका, कुछ लोग बता रहे हैं वृद्धि और भोजन। देखिए युग्म कौन सा मिलता है, कुछ दूसरे के भी सारे भोजन होते हैं जो परजीवी होते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। प्रजनन और भोजन, प्रजनन तो है, भोजन बनाना तो मनुष्य भोजन नहीं बना सकता। फिर प्रजनन और अंकुरण, ठीक। यहां पर वृद्धि और प्रजनन, यह युग्म ऐसा है जो दोनों में मिलता है। यह युग्म कहां है? दोनों में मिलता है। भोजन बनाना, ठीक, और उसमें क्या करना, मतलब वृद्धि और प्रजनन, ठीक। माने यहां पे क्या क्या होगा आपका, यहां पर आपका वृद्धि, देखिए भोजन बनाना, प्रजनन करना, अंकुरण, ये वृद्धि पेड़ पौधों में पाई जाती है। जीव जंतु में वृद्धि तथा प्रजनन करते हैं, इसलिए यहां पर जो विकल्प होगा वह यहां पे डी का राइट आंसर होगा, डी का सही जवाब होगा। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं? अच्छा, कोई कह रहा है कि प्रजनन पौधे नहीं करते। जी, प्रजनन पौधे भी करते हैं। एक टॉपिक ही आता है पेड़ पौधों में प्रजनन, और प्रजनन के भी उसमें कई प्रकार होते हैं। तो जो लोग यहाँ बायो से होंगे, क्योंकि मैं तो आर्ट्स सेक्शन का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर पीसीएम रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे प्रजनन कई प्रकार से करते हैं। अगर आपको कोई टाइप्स पता हो तो टाइप्स के प्रकार बता दें, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भोजन मनुष्य स्वयं नहीं बना सकता, यह बात याद रखिएगा, भोजन मनुष्य नहीं बना सकता, ठीक है। जीव जंतु भोजन नहीं बना सकते। तो बजिए प्रजनन के, पेड़ पौधों प्रजनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अब यहां से पर्यावरण की सीरीज खत्म हो गई, अब आपके यहां से हिंदी शिक्षण की क्लास शुरू होती है। तो भैया कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी शिक्षण को पूरा क्लास पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हिंदी शिक्षण एक ऐसा मैथ पैडोलॉजी, सॉरी यहाँ पर मैथ शिक्षण है, और क्योंकि मैथ शिक्षण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्राय प्रश्न आते हैं। तो इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो मैथ शिक्षण को पढ़ना चाहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताएं, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इसके बाद मैथ शिक्षण है, फिर हिंदी शिक्षण भी है। तो सब लोग पहला काम करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें वीडियो, और अपने फेसबुक पे डाल दें, व्हाट्सएप पे डाल दें, स्टेटस लगा दें। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं मैथ शिक्षण की क्लास, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑनलाइन नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर से लाइव चलती है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया, जो शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं कि दी गई आकृति समान आकार के, दी गई जो आकृति है ये समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनाई गई है। 1 2 3 4 5, 5 समान आकार के वर्गों से मिलाकर यहाँ पे बनाई गई है, और आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 180 वर्ग सेमी है। तो आकृति का परिमाप क्या होगा? तो कोई है इसमें जो लाइव प्रश्न का जवाब दे सके? चलिए, इसको हम लोग हल करते हैं, और हल करने के बाद जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कैसे आप लोगों ने इतनी जल्दी लगा लिया यार, हमसे भी तेज हैं आप लोग तो। देखिए, यहाँ पर 180 में 5 है, तो हम क्या करेंगे कि अगर 1 का क्षेत्रफल निकालना है तो 180 में 5 का भाग दे देंगे, तो 5 3 15 5 36। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा सेमी में है, हाँ, तो ये हो जाएगा
इतना सेमी, माने एक वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ पे कितना 36 सेमी स्क्वायर है, यहाँ पे 36 लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर कौड़ी में 36, तो ए बराबर 6 सेमी। इसकी भुजा क्या निकल जाएगी, एक डब्बे की जो भुजा है वो निकल गई 6 सेमी। अब वर्ग का परिमाप पूछा है, हमें जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, वर्ग का परिमाप बराबर ए गुणे 4 माने भुजा गुणे 4, भुजा क्या 6 है, तो भैया 6 गुणे 4 क्या करेंगे, 6 गुणे 4 कर देंगे ना, 6 गुणे 4 कर देंगे तो एक का निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कितनी भुजा होंगी आइए देखते हैं। पहले भुजा कितनी होगी ये हमें देखना है। देखिए यहाँ से एक भुजा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी भुजा हो गई, 12 भुजा होगी। तो क्या करेंगे, एक भुजा की लंबाई अगर 6 सेमी है तो 12 क्या होगी, 6 गुणे 12 बराबर 72 सेंटीमीटर होगी। कितनी होंगी 72, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 12 भुजा है। तो यहाँ पर क्या होगा 72 सेमी, माने दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 72 सेमी राइट आंसर है। माने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर 72 सेमी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, माने 72 सेमी वाले राइट आंसर हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप सभी को समझ में आ गया? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर आ गया तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, अगर आ गया तो भाई कमेंट करें, नहीं आया तो यंस कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। इसके बाद सीडीपी क्लास होगी, तो सीडीपी क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सभी लोग, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वीडियो आपके फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर लाइव चल रही है। देखिए भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम, मतलब बच्चे क्या करते हैं त्रुटि करते, जैसे यहाँ पे 2 2 4 लिख दिया और 5 3 8 जगह यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक। तो आप जरा बताइए, या 2 दूना 4 लिख दिया, फिर 3 5 15 10, मतलब यहाँ पे एक त्रुटि उसने कर दिया। अब श्री सिंह किसी व्यक्ति का नाम है, तो आपको यह बताना है कि दिए गए प्रश्न में से उपचारात्मक काम क्या होगा, बच्चे का जो उपचारात्मक काम होगा वो क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए सभी लोग। चलिए लहसा मैसा यहां पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे लहसा की बात होती तो या तो 5 3 15 होता या तो 5 3 8 होता, मतलब वहां पे लहसा की दिक्कत नहीं, मतलब ये गलत है। अब आगे देखिए, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना, ये काम तो करना नहीं है। समान प्रकार के सवाल का अधिक अभ्यास कर, अभ्यास और कराएंगे तभी तो गलती सुधारे नहीं है तो और गलती करेगा, ये भी गलत। अब इसमें सही विकल्प क्या हो सकता है, ज्यादातर लोग बी बता रहे हैं, ये बी को देखते हैं। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना, उन्हें चित्रात्मक प्रतिरूप देंगे। बाद में समान प्रकार के सवाल का अभ्यास कराना, और बाद में उन्हें क्या कराना, समान प्रकार के जो सवाल हैं उसका अभ्यास कराना। मतलब जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर बी बताया था उनके जवाब सही है, मतलब जितने लोग जवाब देते हैं। कुछ लोग तो बैठ के खाली मोबाइल देख रहे होंगे, तो भैया मोबाइल मत देखिए, प्रश्न का जवाब देना सीखिए, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछ सकता है। हाँ देखिए, ये क्लासेज जौनपुर से चलती हैं, टीडी काली गेट के पास ई लर्निंग विद दुर्गेश जौनपुर में। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल नंबर दिया गया है, और ये भी नंबर ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक ठोस आकृति दिखाया गया है और एक घनी बॉक्स ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेमी की है, तो कुल ब्लॉक की संख्या क्या हो? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए अनूप जी आप जवाब देते रहिए, बाकी लोग तो भैया बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए यार। देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 हो गया, यहाँ पूरी लाइन 3 3 की हो गई, फिर यहाँ पे ये भी लाइन 3 3 की है। अब इधर से देखते हैं ये लाइन कितनी की है, फिर 1 2 3 4 5। अगर केवल इतना दिखता तो 3 गुणे 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5। तो हमें क्या दिखा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 1 2 3 गुणे 3, यहाँ भी 5 है गुणे 5, 5 यहाँ 15 पचे 75 होगा, कितना होगा 75। ठीक, और यहाँ पे विकल्प कोई नहीं सही है, क्योंकि विकल्प इसलिए नहीं सही है कि यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर जो प्रश्न था वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे एक ड्रा ज़्यादा बन गया, ये एक ड्रा नहीं था, ये 4 तक होता तब सही होता। यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 72 को आप 75 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 72 को आप लोग क्या कर लीजिए, 75 कर लीजिए। क्लियर? 4 इसमें किधर से दिख रहा है किसी को? 4 किसी को कैसे दिख रहा है? 4 तो कहीं दिख नहीं रही है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहां से अगर हम आ रहे हैं तो 1 2 3 4 हो गया, यहां तक आएंगे तब तो 5 होगा, माने इस लाइन में 5 है, इस लाइन में 5 है और इस लाइन में 3 है, तो 5 3 15 है। और ऐसी कितनी लाइन है, एक लाइन में 15। कैसे देख लीजिएगा, ऐसे देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर 1 2 3, तो एक लाइन में कितनी हो गई, ये हो गई 5 गुणे 3। ऐसी कितनी लाइन है, यहाँ तक हो गई 15 15 30, फिर 15 फिर 15 फिर 15, कितना हो गया 15 गुणे 5 कितना हो गया 75। क्लियर? क्लियर पूरा? किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्या हुआ 75 हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा माने एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 यह मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिखाएं, बताएं, सवालों के जवाब दें। अगर मैं थोड़ा तेज कराऊंगा तो आपको दिक्कत ये होगी कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके छूट जाएंगे, प्रश्न का तरीका आपको समझ में नहीं आएगा। बेशक आप नंबर, आप क्वेश्चन ज़्यादा टच कर पाएंगे, लेकिन आपको वो नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए एक करके देखते हैं। सवाल का जवाब भी दिया करिए यार, कितनी बार आप लोग को कह देते हैं, लेकिन आप लोग तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है यह मानती है कि विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, जी नहीं, कोचिंग की बात नहीं करता। फिर बहुत सारे सवाल का कार्यपत्रक देना, जी नहीं, उनके ऊपर काम का बोझ नहीं डालना है। गए सभी पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन करना, ऐसा नहीं अब किसी के नाते पूरी किताब ही पूरा लिख जाए, ये भी गलत है। फिर यहाँ पर अब आपको पता चल गया सही उत्तर क्या है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, मतलब ऐसा काम करना ताकि बच्चे उसमें खोजबीन करें, बच्चे उसमें सर्च करें। फिर यहाँ पर हस्तचालकों का प्रयोग करना, हस्तचालक का प्रयोग करना, लकड़ी के या मिट्टी के बर्तन बनाना, घड़े बनाना आदि का प्रयोग करना। संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, जो संकल्पना है उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ना।
विद्यार्थियों को भी चर्चा में शामिल करना, ताकि, ठीक है, तो यहां पर जो विद्यार्थी हैं उनको चर्चा में शामिल करना, उनके अभिव्यक्ति की आजादी देना। इसलिए यहां पर दिए गए प्रश्न का ए सही उत्तर होगा, ए दिए गए प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर? किसी कोई डाउट? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न दिया गया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि रिजू एक गति संवेदी विद्यार्थी शिक्षार्थी है, उसकी शिक्षिका नेहा है। उनका अधिगम शैली को समझाते हुए उनकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ूं। सभी लोग को जवाब देना है, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जवाब सभी को देना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, वीडियो फेसबुक पे चल रहा है। डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सर्च करिएगा, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। ये क्लास प्रतिदिन 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, और इसके बाद 8:30 बजे से सीडी पे चलेगी। ठीक है, आइए यहाँ पे एक ध्यान से देखते हैं। कुछ लोग सी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कटवा गिनती, तो कटवा गिनती से भी सीखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि वह गति संवेदी है, वो बहुत धीरे धीरे सीखती है, मेरी तरह मंदबुद्धि बालिक है। जैसे मैं मंदबुद्धि बालक हूं वैसे वो मंदबुद्धि बालिका है, और जो मंदबुद्धि है इसका मतलब कि वह नहीं सीख पा रही धीरे धीरे, तो इस तरह से गिनती करने में वो शायद समझ ना पाए। फिर 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 अलग अलग रंग वाले मोतियों धागे का प्रयोग करना, ठीक है, तो यहां पर यह भी गलत और यह भी गलत। सभी पहाड़ों को याद करने पे बल नहीं देना है, ठीक, सभी पहाड़ों को क्या करना है, याद करने के लिए बल देने भी नहीं। अब आइए एक के बारे में बताते हैं, समझाना जरूरी है कैसे। आड़ी तिरछी रेखा व प्रच्छेद बिंदु को गिनना, जैसे यहां पर ये हो गया, ये लाइन हो गई, 2 हो गया, तो कहेंगे ये हो गया कितनी, 2 एक कम 2, मतलब 1 और 2, यहां पर देखिएगा 1 और 2। फिर यहां पे 2 है, फिर 2 दूना, 2 दूना क्या हो जाएगा, 3 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, इस प्रकार 2 पंजे 10। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करते हैं। जैसे बच्चों को, जैसे जब बचपन में जोड़ पढ़ाते कैसे पढ़ाते हैं, 1 धन ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बच्चों को जोड़ कैसे पढ़ाते हैं, इस मेथड का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर क्या करेंगे, किस व्यूह रचना का चयन करेंगे, क्योंकि वहां पर एक गति संवेदी है। वह जो सीखने वाला व्यक्ति है वो प्रश्न में कह रहा है गति संवेदी। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न में एक शब्दावली का प्रयोग किया है, गति संवेदी। वो जो शिक्षार्थी वो क्या है, गति संवेदी है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अब एक प्रश्न आ रहा है कटवा गिनती, ये संख्या रेखा पर होता है। ये कटवा गिनती क्या होती है, ये संख्या रेखा पर होता है। ये कक्षा 6 की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़े होंगे मैथ, तो आपको वहाँ पर यह विधि आपको मिली होगी, इसे कटवा विधि के नाम से जानते हैं। ये भी गुणा, जैसे यहाँ पर 1 2 बिंदु गए, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका, इसका मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8, माने 2 गुणे 4 8, माने बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है, तो कटवा गिनती से हो पाती है। कक्षा 6 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर एक प्रश्न दिया गया है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग निम्नलिखित में सहायता नहीं करता। सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि अबेकस किसकी सहायता नहीं करता, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। कक्षा 2 की बात हो रही है।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अरे बचपन में आपने देखा होगा इस तरह से होता है अबेकस। इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, इस तरह से कलर कलर के बिन ऐसे डब्बे लगे होते हैं, इसे हम अबेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अबेकस कहते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें इसका क्या होगा, इसमें से क्या नहीं होगा, यहां पे नहीं बताना है। 3 है और 1 नहीं है। देखिए अबेकस में क्या होगा, स्थानीय मान के महत्व को समझ सकते हैं हम अबेकस से। भैया अबेकस से स्थानीय मान के महत्व को पढ़ाया जाता है और कक्षा 2 में बच्चों को गिनती के साथ साथ स्थानीय मान की समझ को भी बताया जाता है। इसका मतलब ये सही है। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए यहां गणना भी होती है। जैसे जहां पे अबेकस नहीं होता लोग उंगलियों का प्रयोग करते हैं, जहां पे अबेकस नहीं होता लोग उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर कहता है शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्या लिखने में बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना है। संख्या को पढ़ने के लिए त्रुटि थोड़ी करना है, मतलब ये भी कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, यहाँ पे आपने बचपन में हम लोग पढ़ाते हैं ना, अब एक से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 करते जाते हैं। कह रहे शब्दों में दी गई संख्या को समान संख्या लिखना। लिखने के लिए जैसे जहाँ पे दे दिया जाए कि 5, तो जरूरी नहीं कि लड़का भी इसको शब्द में लिखे 5, तो ये इसका काम नहीं है, ये अबेकस का काम नहीं है। इसलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा। मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कमेंट करके बताएं जल्दी फटाफट। यहां पर का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। अबेकस से हम स्थानीय मान की शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं, गणना में शुद्धता की जा सकती है, लेकिन शब्दों में संख्यांक को लिखने के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक छोटा सा प्रश्न है और हलवा वाला प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा। आप 176 को 3 से विभाजित करें, 176 को आप 3 से विभाजित करें, तो अगर हम यहाँ पर 176 को 3 से विभाजित करते हैं तो 3 पचे 15, 2 3 अठे 24, 2, तो यहाँ पे 2 माने किसको अगर विभाजित किया जाए तो शेष उससे अधिक होगा, माने 2 से अधिक, किसमें 2 से अधिक शेष बचेगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। ये क्लास प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 7 बजे लाइव चलती है, जिसका नोटिफिकेशन आपको केवल टेलीग्राम पे मिलेगा, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। देखिए इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 7 1 8 5 13 है, 3 चौके 12 है। 175 को 3 से विभाजित करें क्या आएगा, 5 7 5 12 13, माने यहाँ पे भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा, 3 पचे 15, यहाँ पे 1 बचा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे ये पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर कह रहा है यहाँ पे 2 से अधिक बचने की बात कर रहा है, फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ से 4 से भाग देंगे 4 चौके 16, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे कह रहा है कि किससे, इससे ज्यादा, 2 से अधिक, तो 2 से अधिक केवल विकल्प नंबर 3 में बचा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सी का राइट आंसर है। सी का सही जवाब है। क्लियर? कोई डाउट किसी को, कोई समस्या किसी को? देखिए आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और हम आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे जो चीजें पढ़ा रहा हूं, जो चीजें, चलिए सामने है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। हम जानते हैं 100 सेमी बराबर 1 मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर और ये 50 मीटर, और 1 किमी बराबर 1000 मीटर, तो 5 किमी में कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। तो कुल योग कर दीजिए, 5000 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर कितना होगा। यहां पर दिए गए प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा,
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। चलिए यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दे क्या होगा। समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? 20 का सही जवाब है, 20 का राइट आंसर है। सबको समझ में आ गया ना? मैं आगे बढ़ूं? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। सभी लोग फटाफट प्रश्न को पढ़ें और पढ़ने के बाद 30 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दें। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में प्रश्न को पढ़ें और उसका जवाब जल्दी से दें। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी लोग जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। विद्या माई कसम है सभी लोग वीडियो को सभी साथियों तक पहुंचा दें। सभी लोग फटाफट कमेंट जवाब दीजिए यार। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो भैया हम तो बताएंगे ही, हमारा काम ही बताना। नहीं हम बताएंगे तो फिर आप कहेंगे देखिए दुर्गेश सर से। चलिए मैं एक एक करके बताओ। देखिए पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि एक एक करके हम विकल्प को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, जी नहीं, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। ठीक। दूसरा, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, जी नहीं, ये भी नहीं है। फिर अगला कह रहा है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, संख्याओं तथा संक्रियाओं को विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। फिर चौथा विकल्प कहता है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो यहां पर एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा है। किसके बारे में? एनसीएफ 2005 के बारे में। तो एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा। एनसीएफ 2005 मैंने पेड क्लास में नोट्स दिया है और आपने अगर पेड क्लास के नोट्स को पढ़ा होगा, घर बैठे ऑनलाइन क्लास में अगर आपने नोट्स प्राप्त किया होगा, आपने उसको पढ़ा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, ये विद्यार्थियों को सृजनात्मकता को बढ़ावा है। इसे पैटर्न क्या मतलब, जैसे ये देखिए, ये हो गया 3, 6, 9, 12। अब इसके बाद अगला क्या आएगा, बताइए क्या आएगा? ये एक पैटर्न हो गया। अब पैटर्न क्या करेगा? उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाएगा, संख्या संक्रियाओं की विशेषता को बताएगा और उनमें समझने में सहायता करेगा। मतलब जो विद्यार्थी हैं उनको हर प्रकार से पारंगत करेगा। अब आप बताइए इसके बाद अगला क्या आएगा? ये हो गई पैटर्न की पहचान करना। अगला पैटर्न क्या होगा? आपके सर इसका 15 होगा। आपने क्या किया? आपके अंदर सृजनात्मकता का विकास हुआ और आपकी संख्या तो संक्रियाओं विशेषता में उनकी पहचान में सहायता मिला। तो इस प्रकार के प्रश्न, जो पैटर्न होता है, इसका पढ़ाया जाने का एकमात्र उद्देश्य जो था वो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। अब जितने लोग को समझ में आ गया है कमेंट करके वाई लिखें, जिनको नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके यन लिखें, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है, मेरा उद्देश्य आपको परीक्षा क्वालिफाई कराना है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ हर हाल में आप 90+ स्कोर करेंगे। जी हाँ, 90+। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें यार, इतनी तो कृपा करिए आप लोग। अगर आपको लग रही क्लास में बेहतर पढ़ा रहा हूं तो सभी साथी को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यह गणित शिक्षण का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे हम। यहां पर प्रश्न है कि 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। एकदम हलवा प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग को जवाब देना है प्रश्न का और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करके बताना है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग भैया, जितने लोग लाइव देख रहे हैं जवाब तो दे सब लोग। चलिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं,
यहाँ पे 6 का स्थानीय मान ये हो गया, ये हो गया, ये तो 6 है। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 6 के बाद 1 2 3 4 संख्या, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, फिर प्लस का निशान। 6 के बाद कितना जीरो? 2 जीरो, फिर 6, इसको जोड़ दीजिए, 6 0 6 0 6। कौन सा विकल्प है? डी इसका राइट आंसर हो गया। तो जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर डी बताया, सबका उत्तर सही है। अब मैं पढ़ने चल रहा हूं, इसके बाद जो अगली सीरीज है वह हिंदी पेडागोगी की क्लास है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी पेडागोगी को पढ़ना चाहते हैं? फटाफट कमेंट करके जवाब दें। कितने लोग इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, कम से कम आप 500 लोग की संख्या तो पहुंचा दीजिए। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह हिंदी पेडागोगी की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। तो जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट पहले कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दिए गए प्रश्न का जवाब भी तो दे दें यार। इतना तो कर सकते हैं आप लोग, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। या निष्क्रिय मत होइए, बात को समझिए। अभी सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। क्या आप लोग हिंदी शिक्षण के लिए तैयार हैं? तो भैया हिंदी शिक्षण को आराम आराम से पढ़िए। और इसके बाद सीडीपी क्लास होगी 8:30 बजे से लाइव ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जिसका लिंक टेलीग्राम पर मिलेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूं, टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े। शेयर करने का पैसा नहीं लगता यार, इतनी मेहनत से आप लोग के लिए तैयार की जाती है। लेकिन आप लोग चलिए, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश क्लासेस जौनपुर चलती हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपके सामने प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने के बाद आपको हल करके बताना है और मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। देखता हूं 30 सेकंड में सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए सभी लोग जवाब नहीं देते, सभी लोग हल नहीं। चलिए आइए आप लोग मत जवाब दीजिए भाई, हमारा काम है बताना आपको। देखिए मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, तो क्या है? सभी लोग फटाफट बताएं। इसका मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हिंदी शिक्षण जो आप लोग को पढ़ाया पेड क्लास में, तो वहाँ पे अगर आपने वीडियो को पहले देखा होगा, क्लास के पहले अगर वहाँ पे कुछ कमी वीडियो है, उतनी वीडियो एकदम सॉलिड है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो भाषा बोलना शुरू करते हैं ना, किस कक्षा में पढ़ती है? पहली कक्षा में, तो वो पूरी तरीके से व्याकरण का प्रयोग करते हैं। बेशक वो व्याकरण का नियम ना जाने, जैसे कहता है पापा 5 रुपया दो, पापा टॉफी लेते आना, मम्मी भूख लगी है, मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो जब वो कर्ता क्रिया कर्म का प्रयोग करती है तो एकदम सही करती है, माने किसी प्रकार की गलती नहीं करते। तो छोटे बच्चे बेशक उन्हें व्याकरण का नियम ना पता हो, लेकिन वह क्या करते हैं? पूरी तरह से व्याकरण का प्रयोग करते हैं। यहां पर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से वो क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अच्छा जरा आप लोग बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। बताइए भैया। संज्ञा के स्थान पर क्या नाम है, संज्ञा के स्थान पर अन्य किसी शब्द को प्रयुक्त करना को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अच्छा जरा बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये सभी प्रकार के होते हैं सर्वनाम। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, भाषा। अब बताइए क्या है? इसमें से 4 विकल्प दिया गया है, किसी एक विकल्प का चयन करिए। भाषा। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। और यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। अगर ये नहीं लगे तो इस पर, और ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, अब बताइए भाषा क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए क्या होगा इसका। नियमों की नहीं, भाषा नियमों की जानकारी नहीं निखारती, ये केवल विद्यालय जी नहीं, सदैव व्याकरण नियमों का जी नहीं। यहां पर दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा
एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कर्ता क्रिया कर्म मन एक नियमबद्ध जो है भाषा एक व्यवस्था है। क्लियर? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। यहां पर सी वाले राइट आंसर है। ठीक, ये क्लासेस जौनपुर से चलती है लानी भी दुर्गेश। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? फटाफट कमेंट करके बताएं। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है इसका निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। भाषा की पाठ, देखिए मैंने पेड क्लास में इसको पढ़ाया है, मैंने पाठ्य पुस्तक का भी चैप्टर पढ़ाया है, भाषा का भी पढ़ाया है, व्याकरण भी पढ़ाया है, व्याकरण शिक्षण में हिंदी शिक्षण में पढ़ाया मैंने। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर भाषा की विभिन्न छटाएं हो गलत, अभ्यास ज़्यादा हो गलत, विशुद्ध जी नहीं, पाठों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ना। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यहाँ पर पाठों की संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम समय में महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक की कम समय में। अब भैया अगर पाठ की संख्या ज़्यादा होगी समय क्या होगा? ज़्यादा लगेगा ना। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। समय की बात कर रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट बताएं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या है? जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। कमेंट करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जवाब दें। सभी लोग फटाफट बताएं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या है? देखिए, किसी भी एक भाषा में निपुणता बाधक है? जी नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है? भैया अगर आप एक से अधिक भाषा जानेंगे तो जटिल होगा? जी नहीं। बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं दिए गए प्रश्न का, काफी अच्छा लग रहा है। ये भी गलत। शिक्षकों को गहन समस्या? जी नहीं। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, क्योंकि बहुभाषी होना चाहिए हमें। यह तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है। इसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना, मस्तिष्क के विकास, अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब सभी का जवाब सही है, सभी ने डी बताया था। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषार्जन भाषाधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? माने जो गलत है वही सही है। यहाँ पे आपको गलत कथन को छांटना है, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया गया है। कुछ लोग गलती करते हैं, इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में गलती करके चले आते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जल्दी से जवाब दे प्रश्न का। बताइए, क्योंकि 8:30 पर अगली क्लास है आपकी। कुछ ही देर बाद अगली क्लास सीडीपी की शुरू होगी, प्राइमरी और जूनियर के लिए। जी हाँ, प्राइमरी जूनियर की अगली क्लास आपकी स्टार्ट होगी। और ये क्लास जो चल रही है 7 बजे से चल रही है लाइव ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। फटाफट कमेंट करके जवाब दें आप लोग। चलिए देखिए, इसको हम हल कराते हैं आपको कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषार्जन भाषाधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ये बात सही है। देखिए भैया, जो सांस्कृतिक विविधता होती है, हम कहते हैं अनेकता में एकता है। हम एक ही देश में रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है, तो ये इससे भाषाधिगम ये सही है। भाषार्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। जो विभिन्न संकल्पनाएं होती हैं वो मातृभाषा में होती हैं। भैया हम लोग कहाँ सीखते हैं? मातृभाषा में सीखते हैं। भाषा अधिगम कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं ले सकता, ये गलत है, लिया जाता है। ठीक, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग का आ रहा है कि सर आप फास्ट करें। जैसे मैं ये प्रश्न आता, मैं कहता इसका विकल्प तीसरा है, जो गलत है वो सही है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चल रहे हैं, तो क्या मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य निकलता? ठीक है, जैसे मैं कह दिया कि ये प्रश्न का विकल्प तीसरा है, ये कुछ लोग कह सर फास्ट कराइए, इसका विकल्प तीसरा है, आगे बढ़िए।
फिर आ गए इस प्रश्न में, इस प्रश्न को जल्दी से पढ़ के बताइए क्या होगा। कुछ लोगों ने अपना उत्तर दिया, कुछ लोगों ने अपना उत्तर दिया। मैं कहूँ इसका उत्तर पहला है। मैं आगे बढ़ूँ तो क्या इस पढ़ाने का कोई उद्देश्य निकलेगा? क्योंकि आप सीखने के लिए आ रहे हैं, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आपको केवल यहाँ पे प्रतिस्पर्धा अपने आप में करनी है। मेरे साथ तो सीखना है ना आपको। आप एक टीचर से क्यों पढ़ते हैं? ताकि आप तथ्यों को समझे, आप सिलेक्शन के करीब पहुंचे। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आता है तब मैं व्याख्या करता हूं। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर चैनल हैं, वो केवल प्रश्न का उत्तर बताकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने तथ्यों को नहीं पढ़ा है। मैं बीटीसी 2015 बैच से 69,000 में चयनित हूं और साथ ही साथ मैं 3 टाइम सीटेट क्वालिफाई हूं। ठीक है, मैं सीटेट स्वयं क्वालिफाई हूं और मैं शिक्षण को पूरा पढ़ा हूं, तब मैं शिक्षण को पढ़ा पाता हूं। वरना लोग इसका उत्तर बताकर आगे बढ़ते हैं। और आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे चैनल से पढ़ रहे हैं जहां पे पूरे प्रश्न की विकल्प की व्याख्या की जा रही, क्यों सही है और क्यों गलत है। अगर ऐसा कोई चैनल मिल जाए तो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, जो सभी 3 विषयों का कोई अकेले पढ़ा है और सभी की व्याख्यात्मक रूप से बताएं लाइव आकर। चलिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किससे सबसे कम महत्व देंगे? भैया बहुभाषी है तो कक्षा के जो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता बनाना है। जैसे आप किसी कक्षा में हिंदी के टीचर हैं, आप पढ़ाने गए, वहाँ पे कक्षा में आपके 40 लड़के हैं, कुछ लोग एक आध दो लड़का तमिल बोल रहा है, एक आध लड़का हिंदी बोल रहा है, एक आध उसमें अंग्रेजी बोल रहा है, ज़्यादातर हिंदी बोल रहे हैं। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे तो वहां पर बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ प्रति संवेदनशीलता, तो सबकी जो संस्कृति है, सबकी जो कल्चर है वो भी अलग अलग होगी, तो बच्चे एक दूसरे के साथ सीखेंगे। यहां पर हम समावेशी शिक्षा की भी बात कर लेंगे। यहां पर क्या होगी? समावेशी कक्षा भी होगी। फिर आगे देखेंगे, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण है, और जो कक्षा होगी उसमें बहुत सारी समृद्ध सामग्री मिलेगी, जैसे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग के लोग, तो ये भी सही है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, भैया जब विभिन्न बहुभाषिक कक्षा होगा तो अलग अलग बाल साहित्य मिलेगा, तो अलग अलग लोग पढ़ने को सीखेंगे, अलग अलग जानकारी लेंगे। बच्चों का क्या होगा? उनका जो IQ लेवल हो लगातार बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये भी सही है। तो यहाँ पर ये बता रहे सबसे कम महत्व किसको देंगे कि बच्चों को सिखाने दो भाषा के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे करें। ये आपको कम, इस पर क्या है, बल नहीं देना है कि दो भाषी हैं तो उनमें समानता क्या है, उनमें असमानता क्या है। ठीक है, समानता की बात हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिलेक्शन की बात करना है, बच्चों के चयन की। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सिलेक्शन की बात करता हूँ। मैं भी प्रश्न की संख्या बढ़ा सकता हूँ, मैं भी आधे घंटे में 60 प्रश्न करा सकता हूँ। जब पूरे प्रदेश में सबसे पहले सीटेट को उत्तर कुंजी में दे सकता हूँ तो इसका मतलब मैं 150 प्रश्न को मैं 120 मिनट के अंदर हल कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं। आपको शायद कुछ लोग को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, पूरे प्रदेश में सबसे पहले सीटेट को उत्तर कुंजी ई लर्निंग विद दुर्गेश की आती है। अगर आपके पास पहले पहुंचता होगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, जब तक मेरी उत्तर कुंजी नहीं जारी होती, कितना भी बड़ा कोचिंग संस्थान हो और अपनी उत्तर कुंजी नहीं जारी करता, इस बात का गर्व है, घमंड नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं तेजी से करा सकता हूं लेकिन मैं आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। जो प्राथमिक की जो 1 से लेकर 5 तक की भाषा की किताबें होती हैं, उनमें किस तरह के रचना का स्थान देना चाहिए। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। 8:30 से CDP की क्लास होगी, जो प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए होगी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जहां पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना है और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ना है, और वहां पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। देखिए यहां पे किसको स्थान दिया जाना चाहिए। कह रहा कि केवल कहानी कविता को, जी नहीं, केवल कहानी कविता को स्थान नहीं दिया जा सकता। विदेशी साहित्य की रचना, इनको भी कम। लेकिन यहां पे कह रहा है, अब आपका प्रश्न, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी, ऐसी रचना जैसे आपने देखा होगा ट्रेन भी अगर चलती होती, छुक छुक ट्रेन, कद्दू जी की चली बारात, अगर पेड़ भी चलते होते, ऐसे पाठ को आपके कक्षा में रखा गया है। ठीक है, अब जिनमें भाषा का अलग अलग छटाएं हो, जो बच्चे के हर एक तत्व को छूती हो। नहीं, SST भी चलेगा, 1-2 दिन का समय दीजिए, सभी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्योपाधि, इसलिए यहां पर दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तीसरा या C का राइट आंसर होगा। उनके परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। ये मैंने पेड क्लास से पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए सीटेट में प्रश्न से ज़्यादा मायने उसकी व्याख्या रखती है। अगर आपको वास्तव में सीटेट क्वालिफाई करना है, अगर आप चाहते हैं, तो आप एक बार पेपर देकर बाहर निकलिएगा, उसके बाद देखिएगा आपको फास्ट पढ़ने का फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि जब सीटेट में बैठते हैं ना, हमें चार के चारों विकल्प सही लगते हैं, लेकिन उन चारों विकल्पों में सबसे सही विकल्प कौन है, उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने तथ्यों को, चारों विकल्पों को जानना पड़ेगा, क्यों सही है और क्यों गलत है। ठीक है, यहां पर देखिए आपके सामने एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं आपके एक एक नंबर का महत्व होता है और सिलेक्शन के लिए पॉइंट भी आपकी जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप लोग रेस के घोड़े हैं। सभी लोग फटाफट बताएं, इसमें नहीं बताना है आपको। चलिए यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। ऐसा तो नहीं है कि जितना तेज बोले उतना तेज बच्चा लिख ले, जितना तेज बोले उतना तेज पढ़ ले, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक, ये बात यहां पे गलत हुआ, मतलब ये सही है। मतलब यहाँ पे क्या है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता, ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता रखना, ये भी इसका है। लेकिन ये कंठस्थ करना, मैंने आपको बताया था, व्याकरण के नियम, कंठस्थ करना, याद करना, रटना, दोहराना, इन सभी तथ्य अगर आपके पास आ जाए तो तुरंत यादिएगा, वह एनसीएफ 2005 का, एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 पेड क्लास में मैंने दिया है, तो वहां पर इसका विरोध करते हैं। फिर कह रहा है दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, तो यहां पर जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पर इसका उत्तर तीसरा राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच से शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करें जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करें जवाब दें। देखिए आप जब तक तथ्य को नहीं समझेंगे, कौन सा विकल्प क्यों सही है, यह जब तक नहीं समझेंगे, सीटेट क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। ठीक, बताइए। अब देखिए क्लास खत्म होने वाली है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। एक प्रश्न आपका और बचा है, उसके बाद अगली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एकदम आसान है कि भाषा मूल्यांकन करते समय क्या, व्याकरण नियम आपको नहीं देखना है, निबंध लिखने की योग्यता नहीं देखना है, काव्य सौंदर्य नहीं देखना है, आपको देखना क्या है, सीखने की क्षमता का आकलन। बच्चा कैसे सीख रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सीखने, मैं सिखाने आया हूं, मैं आपको ये नहीं बताने हूं कितना प्रश्न आपने किया, मैं आपको रटाने नहीं आया हूं, मैं आपको केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं। लोग कहते हैं सर आप तो ज्यादा समय लेकर कम प्रश्न कराते हैं। भैया आप ये बताइए, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं या टाइम मैनेजमेंट के लिए? टाइम मैनेजमेंट में लास्ट टाइम कराऊंगा, जब आप ये कह देंगे सर मुझे 10 सेकंड में उत्तर चाहिए, मैं आपको 10 सेकंड में बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिलेक्शन के लिए पढ़िए। ठीक, क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं, यह आज का आखिरी प्रश्न है और आपके बीच आ चुका है। यह क्लास यहाँ पे खत्म होती है, यह आखिरी प्रश्न है और इसका उत्तर दीजिएगा, और ये दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जहाँ पे आपको सभी क्लास की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, कब कौन सी क्लास चलती है। कभी कभी टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाता है समय अनुसार, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर के लिए 6306344367 पर जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करें, यह आखिरी प्रश्न है आज का। जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें, यह आज का आखिरी प्रश्न है। 8:30 बजे सीडीपी क्लास होगी। देखिए यहां पर संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए जब 2 उदाहरण देने की बात करेगा तो आपको रटना पड़ेगा। मैं कह दूंगा संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए, तो बिना रटे आप नहीं दे सकते, माने ये तो गलत है। संज्ञा की परिभाषा, ये भी नहीं होगा। परिभाषित कीजिए, ये भी नहीं होगा। तो भैया बचा क्या? बचा यह कि बादल, आसमान, चिड़िया बच्चों के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक कहानी लिखो। पता है मैं एक छोटा सा, ठीक है, एक बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा। जिन शब्दों का
जिनका नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित्र बन जाए उसे संज्ञा कहते हैं। क्या आप लोग को परिभाषा पता थी? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? अगर किसी चीज का नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित्र बन जाए, इसका मतलब वो संज्ञा है। जैसे ताजमहल आपने कहा, आपके दिमाग में चित्र बना। गधा कहा आपने, चित्र बना। गधई कहा आपने, चित्र बना। तो जब किसी भी शब्द का नाम लेने के बाद, ठीक है, किसी भी शब्द का नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित्र बन जाए, इसका मतलब क्या है? वह संज्ञा है। दुनिया कोई वस्तु, घर, दीवार, गाड़ी, मकान, स्कूल, बच्चे, लड़के, विद्यार्थी, टीवी, जिसका नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित्र बन जाए उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसके बाद सीडीपी क्लास होगी 5 मिनट के बाद, तो सभी लोग लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं कल। आपकी 5 बजे से जूनियर की क्लास होती है साइंस और मैथ पेडागोगी की, और 7 बजे से 5:30 से होती है ना, और 7 बजे से आपकी ईबीएस, मैथ और हिंदी पेडागोगी क्लास होती है। ठीक है, संस्कृत की क्लासेस 10:30 से चलेंगे, लेकिन अभी 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी रात 10:30 बजे से संस्कृत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा सभी लोग। तो कितने लोग अगली क्लास की सीडीपी पढ़ने आ रहे हैं? प्राइमरी और जूनियर के लिए सीडीपी। अच्छा, शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, ये आपका बड़कपन है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलते हैं तब।